अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम का नया एपिसोड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज से 2 माह पहले ब्रीफिंग रूम के इस शो को स्टार्ट किया, जिसमें हम आपको रोजाना की जितनी भी एक्टिविटीज थी उन सब के मुतालिक अपडेट करते थे कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की गिरदोनवाह में क्या हो रहा है। लेकिन हुआ ये कि कुछ अरसे पहले मुझे एक सर्जरी करवानी पड़ी, चूंकि मेरी नाक में थोड़े से मसले मसाइल थे। तो अब उस सर्जरी की वजह से मेरा और आपका जो राब्ता है पिछले 1-1.5 माह से टूट गया था। तो उस पर मैं आपसे माज़रत भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी सेहतयाब हो चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से इस शो को रेगुलर स्टार्ट करें। तो आज हमारे पास 4 बड़ी अहम खबरें हैं और कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर नहीं आएंगी, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाजी जलसा हुआ है इसके ऊपर छोटा सा तज्जिया करेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। ये क्यों किया, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तीसरी अहम चीज ये है कि भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान में अगली जंग की सूरत में चंद टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वो टारगेट्स क्या हैं और पाकिस्तान इस पर उन्हें कैसे जवाब दे सकता है, उस पर बात होगी। और आखिर में मैं भारत की अब एक तेजी से पैदा होती हुई नई साजिश को बेनकाब करूंगा जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फैलानी शुरू कर दी है, तो वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे दोस्तों तहरीक इंसाफ वालों की जानिब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल 5 अगस्त का दिन था और 5 अगस्त योमे इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है जब भारत ने कश्मीर पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A को मुअत्तल किया और उसके नतीजे में भारत ने कश्मीर को बाकायदा अपनी एक रियासत करार दे दिया। उस वक्त के जो वजीर आजम थे उनका नाम इमरान खान था और जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त भी इमरान खान के ऊपर काफी तनकीद होती रही कि आपने मसले कश्मीर के ऊपर आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन चूंकि मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था, तो मैं अगर आपको अपना एक ऑनेस्ट एनालिसिस बताऊं तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में ये चीज नहीं थी कि वाकई कश्मीर के साथ गद्दारी की गई है। इस चीज का मुझे बतौर एक एनालिस्ट एहसास तब हुआ जब इमरान खान हुकूमत से गए। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत जैसे ही फारिग हुई उसके बाद लॉबिंग फर्म्स जो सी हैं वो हायर करना शुरू किया गया काम। सबसे पहले फेंटन एंड एलॉक नाम की एक तंजीम थी, उसको हायर किया गया। फिर पाक पैक नाम की एक तंजीम है, उसको इस्तेमाल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से लाखों डॉलर्स की डोनेशन इकट्ठी की गई। वो डोनेशन इन सारी तंजीमों को दी जा रही थी। उसके साथ साथ जितने भी अमरीकी कांग्रेसमैन हैं, अमरीकी सेंटर्स हैं और उनमें जो अक्सरियत है वो प्रो इजराइल या प्रो जो ज़ायनिज्म किस्म के सेंटर्स हैं, उनको अपनी लॉबिंग एफर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज बुलंद हुई। ब्रितानिया में हाउस ऑफ कॉमन से इमरान खान के लिए आवाज बुलंद हुई। अमेरिका में जो इन्होंने बाकायदा बिल्स पास करवाए, ऐसे ऐसे बिल्स पास करवाए अमेरिकी पार्लियामेंट में जिन पर वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जिनका कभी इत्तेहाद नहीं होता था, उनको भी लॉबिंग एफर्ट से इकट्ठा कर दिया गया। तो ये सब कुछ करवाने के बाद मेरे जहन में जो एक सवाल उठता है वो ये उठता है कि ये सब तो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त करवाया जबकि ये लोग हुकूमत में भी नहीं थे। इमरान खान इक्तदार से भी जा चुके थे और उस वक्त ये इतनी ज्यादा लॉबिंग एफर्ट्स करवा सकते हैं, अमेरिकी पार्लियामेंट में बिल पास करवा सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से अपने लिए करारदादें निकलवा सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने लिए बात कर सकते हैं। तो जब कश्मीर के ऊपर भारत कब्जा कर रहा था और तकरीबन 2 साल कश्मीर को एक नाजायज लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया, उस वक्त तहरीक इंसाफ की ये सारी एफर्ट्स कहां थी? उस वक्त अगर ये कश्मीर के लिए जो इन्होंने अभी इमरान खान के लिए एफर्ट्स की उनका शायद 50% भी करते तो पूरी आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी भी होती और शायद कश्मीर इतने सख्त लॉकडाउन का शिकार भी ना होता। तो यहां पर बैठकर बड़ा आसान है आम पाकिस्तानियों के लिए कि हम गजा और फलस्तीन की बात करें, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए बात करना जरूरी है। लेकिन उसी तरह का एक इलाका हमारे हमसाये में मौजूद है और अगर हम अपने हमसाये वाले इस मकबूजा कश्मीर की बात ना करें और हम उधर जाएं तो यकीन माने मैं समझता हूं कि ये कम से कम एक मुनाफकत है जो कि हम अपने साथ कर रहे हैं कि जिनकी हम फिजिकली मदद कर सकते हैं उनकी हम मदद नहीं कर रहे, लेकिन इतनी दूर जाकर हम गजा और फलस्तीन की बात कर रहे हैं। तो हमें अपने इन कश्मीरी भाइयों के लिए भी सोचना चाहिए। इनके खिलाफ भी भारत ने एक नई साजिश का आगाज कर दिया है। अब वो साजिश क्या है कि गुज़िश्ता साल आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इंतखाबात करवाए गए।
अब भारत ने कश्मीर को बाकायदा अपनी एक यूनियन टेरिटरी करार दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि कश्मीर की अपनी असेंबली है, अपना वजीर आला है, बाकायदा वोटों से उमर अब्दुल्ला जो उनसे हैं वो वजीर आला बनते हैं। हालांकि पाकिस्तान के नजदीक भारतीय जो इंतखाबात होते हैं ये भी शैम इलेक्शन होते हैं, इनकी कोई हैसियत या वक़्त नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कश्मीरी अवाम को कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन का हक मौजूद था। अब भारत क्या कर रहा है कि जम्मू के इलाके में जहां पर हिंदू अक्सरियत वाक़ है वहां पर भारत ने उसको एक अलहदा सूबा करार देने की कोशिश शुरू कर दी है, और अनकरीब भारतीय असेंबली में इसके मुतालिक जो सा है बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास हो सकती है कि जम्मू को हम कश्मीर की जो वादी है उससे अलहदा कर दें। वादी में जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत आबाद है, तो उनको ना सिर्फ अपने एक वजीर आला से महरूम कर दिया जाएगा बल्कि मुसलमान अक्सरियती इलाके को उसकी असेंबली से भी महरूम कर दिया जाएगा, और जो कश्मीर की वादी है वहां के सारे फैसले अब भारत न्यू दिल्ली से करेगा। तो मोदी जो सा है अब बराह रास्त वादी के फैसले करेगा, उन मुसलमानों के फैसले करेगा। और इन्होंने फैसले क्या करने हैं हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इनकी कोशिश यही होगी कि कश्मीर की वैली में भी डेमोग्राफी को तब्दील किया जाए, वहां पर भारत के अंदर से फैमिलीज लाकर बसाई जाएं और कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की तादाद को जितना कम हो सकता है वो किया जाए। तो ये भारत की साजिश है। तो मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज वाजिब है वो अपने मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों की मदद करना है। लेकिन इसके साथ ही हम अब चलते हैं आज की हमारी दूसरी खबर की जानिब, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कुछ दिनों से अमेरिका के ज़ेरे ताब आया हुआ है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो भारतीय क़यादत की बढ़कें हैं। मोदी ने चंद रोज पहले, आपको याद ही होगा कि असेंबली में खड़े होकर यह भी तकरीर कर डाली कि अमेरिका के जो नायब वजीर आजम हैं जेडी वैंस, वो बार बार मुझे कॉलें कर रहे थे और मैंने उनके 2-3 फोन नहीं उठाए। फिर उन्होंने चौथा फोन किया तो उस पर मुझे उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान हम पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मोदी की ये जो हरकतें हैं, ये भारत का जो पिछला बाकायदा 10 साल का एक पास्ट रिकॉर्ड भी हम चेक करें तो इनमें बहुत ज्यादा एरोगेंस, बहुत ज्यादा तकब्बुर, बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। मतलब आप उसकी एक इंतहा चेक करें कि पहलगाम वाकये के बाद इन्होंने दहशतगर्द पकड़े भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पहले मिसाइल चला दिए, तो ये खुद को बहुत बड़ी तोप चीज समझने लग पड़े थे। लेकिन जैसा कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है, प्राइड हाथ अ फॉल, तो मोदी ने भी ये जो तकब्बुर किया, ये सारे का सारा तकब्बुर अब उल्टा पड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन चीजों का नोटिस लिया, अगले ही दिन भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया। और उसके बाद भारतीय मीडिया ने जब दोबारा से ट्रंप को निशाना बनाना शुरू किया है तो ट्रंप ने बोला है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, और भारत जो रूस से तेल खरीदता है वो जो सारा पैसा है वो रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लिहाजा अभी चंद लम्हे पहले ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और जो अमेरिकी जीडीपी, अमेरिकी मईशत है, अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड चलती है वो भारतीय जीडीपी का तकरीबन 3 से 4% है, जो कि भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी रकम बनती है। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका जो दूसरे स्टेप्स उठा रहा है वो भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोदी की जो मौजूदा ग्रोथ है वो सारी की सारी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी और अडानी जैसे लोगों के ऊपर मुनहसर है। और अडानी की जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं उनके मुतालिक अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को बोल दिया है कि इनकी बाकायदा तहकीकात की जाए कि ये क्या रूस से तेल तो नहीं खरीदते थे, जिसके बाद अडानी और अंबानी के जो बिजनेस एम्पायर्स हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। और चूंकि ये लोग नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर्स हैं, इसलिए मोदी की भी सियासत वक्त के साथ साथ कमजोर होती जाएगी। इसके बाद हमारी तीसरी अहम खबर भी भारत से आ रही है। वैसे पहली तो तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन चले वो भी मिलता जुलता ही टॉपिक है। तीसरी जो खबर है, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं। इन्हीं में से एक अकाउंट का नाम है जी फ्रंटल फोर्स, और ये फ्रंटल फोर्स का जो ट्वीट है आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि चूंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हमने इसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोका है, तो अब जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान के ये जो 4 नक्शे वाली जगह हैं इनको हम निशाना बनाएंगे। और ये जो 4 जगह इन्होंने पिन पॉइंट की हैं उनमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और इसके अलावा GHQ जो मिलिट्री तंसीबात हैं वो शामिल हैं। तो इसके जवाब में हमारे पास भी कुछ मालूमात आई हैं। जैसा कि आपने कल देखा होगा कि DGISPR साहब ने भी एक बैनुल अक़वामी इदारे को इंटरव्यू देते हुए बोला कि इस दफा पाकिस्तान अगर भारत से जंग हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान भारत के मशरकी इलाकों को निशाना बना सकता है। अब मशरकी इलाकों में क्या आता है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, पटना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वो इलाके हैं भारत के जिनसे आज तक पाकिस्तान की बराह रास्त कभी जंग नहीं हुई।
اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کا جو زیادہ بارڈر لگتا ہے وہ راجستھان کا لگتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ صحرائی علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب کا علاقہ لگتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے جو سکھ بھائی ہیں وہ کافی عرصے سے خالصتان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان نے بھی جواب میں جنگ کی جو ڈومینز ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں، اور وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان سے بھی بار بار یہ پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں کہ اگر اس وقت بھارت نے پاکستان کے ساتھ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا نشانہ بھی براہ راست بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کے صدر، ان کا راشٹرپتی بھون، اس کے علاوہ اینٹیلا جو کہ امبانی کی رہائش گاہ ہے اور جو کہ مودی کو ڈائریکٹ فنڈ اور فائنینس کرتا ہے وہ والی جگہ، اڈانی کے جتنے بھی بزنس انٹرسٹ ہیں جو کہ بھارت کی ایسٹرن ریاستوں میں قائم ہیں وہ، اور جتنی بندرگاہوں پر بھارت اڈانی اور امبانی کے بزنسز کرتا ہے وہ سب براہ راست پاکستان کے نشانے پر ہوں گے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے یہ تیزی سے اب ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بارڈر کے اوپر بھی حالات گرم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 دنوں میں لگاتار 2 افواہیں بھی اڑائی جا چکی ہیں، جن میں سے ایک افواہ پہلے یہ اڑی کہ پاکستان اور بھارت کے طیارے فضا میں بلند ہیں اور ان میں باقاعدہ جنگ ہونے لگی ہے، جبکہ جو دوسری افواہ اس عرصے کے دوران اڑی وہ یہ تھی کہ پونچھ کے علاقے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے اوپر وائلیشنز ہو رہی ہیں اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں خبریں جعلی ہیں، لیکن ایسی خبریں بار بار میڈیا میں آنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ حالات شاید دوبارہ سے جنگ کی جانب جائیں، کیونکہ بھارت نے اس جنگ کے لیے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب چونکہ امریکہ ان سے ناراض ہے لہٰذا انہیں لگ رہا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ اپنی عزت بحال کرنی ہے تو انہیں پاکستان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی بھارتی پراکسیاں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والی طاقتیں ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہیں۔ BLA فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ بھی اب بلوچستان میں کافی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھارتی سپانسرڈ خوارج ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا میں ایکٹیویٹ ہیں، اور اسی طرح سیاسی جو فتنہ خوارج ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مکس اینڈ میچ کر کے چل رہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی آخری اور سب سے بڑی خبر پر، جس کو شاید پاکستانی میڈیا چینلز تو اتنی اہمیت نہ دیں لیکن میں دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھارت میں جو مودی بالخصوص اس طرح کے لوگ ایسٹرالوجی کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم بطور مسلمان ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن چونکہ ہم نے دشمن کے اوپر نظر رکھنی ہے اس لیے ہم ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہاں پر کیا پروگرس ہو رہی ہے۔ اور پوری دنیا میں ایک یہ ٹرینڈ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی ایسٹرالوجرز ہوتے ہیں یہ براہ راست انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ رائے عامہ ہموار کرنا یا عوام کو کسی ایسی خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے جو کہ عوام کے لیے اگر فوراً آئے تو ان کے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھارت کے ایک بہت بڑے ایسٹرالوجر ہیں جن کا نام ہے انیرودھ، اور انہوں نے کل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے اوپر ایک پیشن گوئی کی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں وہ کہنے ہیں کہ بھارت کے جو پرائم لیڈرز ہیں، پرائم لیڈرز یعنی کہ بھارت کے جو صف اول کے رہنما ہیں، ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو حملہ ہے وہ ایسٹ کی ڈائریکشن کی جانب سے ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب جو سا ہے ایک مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو صف اول کے لیڈرز ہیں جن میں مودی ہو گئے، امت شاہ ہو گئے، اجیت کمار دوول ہو گئے، اور ان کے جو BJP کی باقاعدہ لیڈرشپ ہیں یا جو وزارتیں ہیں یا بھارت کے جو صدر ہیں، ان کے اوپر اب ایک حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ حملہ ہوگا جی بھارتی ریاستوں ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ، پٹنہ، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، بہار، ویسٹ بنگال اور بہار، ان ریاستوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نومبر میں بہار کے الیکشنز بھی ہیں، تو یہ جو ایسٹرالوجر صاحب ہیں انیرودھ، ان کی اس خبر سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس حکام ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہوں، اور اس دفعہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے یہ غالباً جو بہار کی الیکشن کیمپین ہے اس کے دوران پلان کیا جائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ BJP کی یا بھارتی حکومت کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا جائے، اور اس کے بعد اس کا بہانہ پاکستان پر اسی بہانے سے الزامات لگا کر ایک نئی جنگ کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ ایک میرے نزدیک بڑی اہم خبر ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ذہنی طور پر تیار رہیں، اور کل کو خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ان ریاستوں میں ہوتا ہے تو ہم اس خبر کو باقاعدہ کوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھارتی ایجنسیاں یہ چیز پلان کر رہی ہیں۔ اگر میں ویورز کے لیے بتانا چاہوں تو آج کا دن ہے 6 اگست، اور یہ 7:30 بجے میں ریکارڈ کر رہا ہوں 6 اگست 2025 کو۔
تاکہ کل کو یہ کلپ ہمارے کام آ جائے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.